तो आज के आपके करंट अफेयर्स 21 जून 2022 के अप्रोच चेंज करते हुए काफी सारे करंट अफेयर्स आज से ही। तो पहला करंट अफेयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्स के बारे में। तो बेसिकली अभी आपकी WTO की मीटिंग होके हटी है, ठीक है। WTO आपकी सबसे पहले क्या है, फिर मीटिंग क्या हुई और क्या एग्रीमेंट है, उस सारी चीजों बारे बात करते हैं। देखो, जब आपके वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी ना, उसके बाद दुनिया ने एक दूसरे के अंदर लिंकेजेस बढ़ाने और ये सारी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करने के बारे में सोचा। इसी कारण एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो जितना भी ट्रेड जो आपके गुड्स में होता था, इसे लेके ही आपका एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1947 में। 23 कंट्रीज ने साइन किया था। ओरिजिनली इंडिया इसका पार्ट नहीं था। ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका लेड थी। इन सब ने आपस में अपनी इकोनॉमी और ज्यादा अटैच करने का, बिजनेस को ग्रो करने के लिए सारी चीजें की थी। अब यहां पे चीज क्या है, ये जो आपकी ट्रीटी थी, इसने एक शुरुआत की आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जो दुनिया भर में कंट्रीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला सके और वहां पे लाके जो सबके रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैरिफ्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है जो ट्रेड में, वो धीरे धीरे सॉल्व हो सके। पर हुआ क्या, लॉन्ग टर्म में एक चीज का रियलाइजेशन आने लगी जब 40th एनिवर्सरी गार्ड की आई थी आप, तब तक आपकी ये चीज समझ आने लगी, जो गार्ड का एग्रीमेंट है ना, ये काफी नहीं है जो ग्लोबलाइज इकोनॉमी अब बनती जा रही थी उसके लिए। ठीक है, तो 80s का टाइम आ गया था, तब तक ये समझ आ गया था कि गार्ड का एग्रीमेंट अधूरा है, इसमें काफी सारी चीजें मिसिंग है जो अब नए ग्लोबलाइज वर्ल्ड को चाहिए। इसी से आपकी डिस्कशन शुरू हुई सबसे पहले आपके यूरोगे देश के अंदर। ठीक है, तो यूरोगे, इसीलिए उसे यूरोगे राउंड कहते हैं। 1986 में इसी चीज को लेकर डिस्कशन शुरू हुई कि हमें और एक बॉडी बनाने की जरूरत है, जो प्रॉपर बॉडी। तो यहां से डिस्कशन शुरू हुई और 1994 में फाइनली सारे राउंड्स और डिस्कशंस के बाद आपके माराकेश एग्रीमेंट साइन हुआ था। माराकेश आपके मोरक्को कैपिटल, मोरक्को देश कहां पड़ता है? अफ्रीका। कौन से अफ्रीका? साउथ अफ्रीका? नॉर्थ में तो बहुत सारे देश हैं, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ में? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो अफ्रीका का कॉर्नर है, वहां पे आपके मोरक्को पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी जितने गार्ड के प्रोविजन थे वो WTO, इसी ट्रीटी के थ्रू आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्रिएट हुई थी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। हम यूरोगे राउंड ऑफ डिस्कशन से उससे पहले हम ज्वाइन कर चुके थे, तो यूरोगे राउंड में हम पूरी तरह एक्टिव थे और WTO के हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं। चाइना, जैसे आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, चाइना WTO का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। उसने 2000s में कहीं जाके ज्वाइन किया। चाइना को पहले ज्वाइन ही नहीं करने दे रहे थे, 2000s के करीब जाके आपके चाइना ने ज्वाइन किया। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक, जितनी भी इसके अंदर प्रोविजन है वो इसके अंदर एक लीगली बाइंडिंग पैक्ट्स बनाते हैं। देखो क्या क्या लीगली बाइंडिंग है। एक जनरल एग्रीमेंट जो आपका सारे के सारे WTO का है, वो लीगली बाइंडिंग है। उसके बाद गुड्स के ऊपर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुआ है कि गुड्स के ऊपर कैसे टैरिफ्स कम करने हैं, क्या चीजें उसके ऊपर। फिर सर्विसेज के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ है, ये 2015 के बाद एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ है, उससे पहले ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो अब WTO गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर सर्विस सेक्टर ग्रो करता जाएगा, सर्विस सेक्टर को भी तो ट्रेड में रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो उसकी भी अभी पर सारी सर्विसेज की प्रोविजन नहीं लागू हुई। जैसे अभी आपकी ई ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो अभी इस बारे का मुद्दा था। ई ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली हम देखो, कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो भी इंडिया के अंदर आ रही हैं, जो गुड्स आते हैं जब, उनके ऊपर तो हम ट्रेड ये सारे टैक्सेस लगा लेते हैं। ठीक है, पर जो आपके डिजिटल वर्ल्ड है, उनके ऊपर ना हम कस्टम ड्यूटी लगा पाते हैं, कुछ भी नहीं लगा पाते। तो हम यहाँ पे एक ऐसी चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि आगे जाके इन चीजों के ऊपर भी बात कर सकें कि अगर हमें कोई सर्विस या कोई चीज रोकनी है इंडिया के अंदर, हम वो भी रोक सकें। ठीक है, उसके ऊपर भी ऐसी चीजें लगा सकें। क्लियर है? फिर एक ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हमने ट्रिप्स कहते हैं शॉर्ट में, TRIPS। तो ट्रिप्स का ये एग्रीमेंट है। ठीक है,
तो ये भी हमारा भी करंट अफेयर है, तो इसे भी आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फिर अगर कभी भी कंट्रीज में ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, और लास्ट में रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट्स ट्रेड पॉलिसी, वो सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर अप्लाई होती है। अब इसके आगे जो अब आपकी WTO ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म होगी, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि WTO 1 जनवरी 1995 को माराकेश एग्रीमेंट के बाद एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, ये दुनिया भर में गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी चीजें प्रमोट करने में, नेगोशिएशन करने में, ये सारी चीजों में हेल्प करती है। अब बात करते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में, और इसी से रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा न्यूज भी इसी के रिगार्डिंग है। ट्रिप्स एग्रीमेंट आपको देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? देखो, कोई किसी का पेटेंट है, कोई किसी का कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ऐसी चीजों की जो प्रोटेक्शन है ना, वो चीजों को आपके ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज आपके जो भी इन चीजों में आती है वो सारी की सारी ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर कवर की जाती है। अब ये जो ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर चीज कवर की गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कोई पर्सन इंडिया के अंदर अप्लाई करता है किसी पेटेंट को, ट्रिप्स का एग्रीमेंट सारी दुनिया की कंट्रीज को बाउंड करता है कि अगर देखो इंडिया में रिकॉग्नाइज हो गया और वर्ल्ड लेवल पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की है, तो वो सारी दुनिया में वो पेटेंट रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण दुनिया भर में लोगों के लिए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स फाइल करना ना बहुत ही आसान बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके थ्रू आपके की गई। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखी हुई हैं, जैसे दोहा डिक्लेरेशन WTO की मीटिंग में किया गया था कि हमें ट्रिप्स के अंदर ना, जब मेडिसिन की बात आती है, मेडिसिन में पेटेंट्स थोड़े से रिलैक्स कर देने चाहिए। क्योंकि जब मेडिकल सेक्टर की बात आती है, देखो जैसे अभी कोविड वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, तो में से किस किस ने 2 डोज अभी तक नहीं लगवाए? सबके 2 डोज हो गए? ठीक है, नहीं हुए? अच्छा, फिर ऐसे ही लाए ना, लगा नहीं लगा। तो अगर आपके 2 डोजेस हो चुके हैं, तो इंडिया का और बाकी इवन डेवलप्ड देशों का, और हम तो डेवलप नहीं है पर जो डेवलप्ड देश है, इन सब की बात करो, जैसे कोविड वैक्सीन की बात है, हम सारी कंट्रीज में जो रेशो चल रही है वो ऐसे चल रही है कि कम से कम लोगों को 1, 1.5 या 2 डोजेस लग चुके हैं। 1.5 मतलब ऐसा नहीं कि आधा लगा के छोड़ दिया, उसका मतलब कईयों ने लगाया, कईयों ने नहीं लगाया, तो रेशो करके 1.5 के करीब रेशो घूम रही है। पर अगर आप गरीब देश देखोगे, खासकर अफ्रीकन देशों को देखोगे जो बहुत ही पुअर है, उनमें लोगों को 1-1 डोज की भी जो मात्रा है ना, वो मुश्किल से है। वहां पे रेशियो चल रही है 0.2, 0.3, यानी कि पूरी आबादी को अभी तक एक सिंगल डोज भी नहीं लगा। क्यों? अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो वो कंट्रीज खरीद नहीं सकती, डोनेशंस पे डिपेंड करती है, जब कोई उन्हें दान देगा तब वो जाके कर पाएंगे। अब या अगर वो खरीदना चाहें तो अपने आप में वैक्सीन इतनी महंगी है कि वो बड़ी क्वांटिटी में खरीद नहीं सकती, उनके पास इतना पैसा नहीं है उन देशों के पास। तो इन दोनों का सल्यूशन क्या है? इन दोनों प्रॉब्लम्स का, इन दोनों चीजों का सल्यूशन ये है कि हम मेडिसिन को पेटेंट से थोड़ा सा बाहर रख सकें। यही चीज हमारे ऊपर आज करंट अफेयर का पार्ट है। बेसिकली अब सारी डिस्कशंस में ये निकल के आया है कि मतलब ये इसी पेटेंट प्रोसेस बारे सारी न्यूज समझाई हुई है कि आपके जो कोविड वैक्सीन है ना, कोविड वैक्सीन को अगले 5 साल के लिए ट्रिप्स के एग्रीमेंट से और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो पेटेंट्स मिलते हैं जिन कंपनीज ने वैक्सीन बनाई, उससे बाहर कर दिया गया। अब बस उसकी फाइनलाइजेशन होनी है कि कैसे प्रोवाइड करना है, क्या जो मैन्युफैक्चर करेंगे मेडिसिन उन्हें सिर्फ लोकल सप्लाई करने देनी है या इंटरनेशनल सप्लाई करेंगे, तो उन्हें जो मैन्युफैक्चरर था ओरिजिनल जिसका पेटेंट था उसके साथ कॉस्ट शेयर करनी पड़ेगी, उसे भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। पर अगर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सबको ओपन हो जाती है तो कोविड वैक्सीन और ज्यादा बनाई जा सकती है, और ज्यादा बनाई जा सकती है तो सारी दुनिया में आराम से बांटी जा सकती है। और जो हम हर महीने 2 महीने बाद ये न्यूज लेके बैठ जाते हैं कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे तो खैर लोग अब परवाही नहीं करते इस चीज की, पर तब भी ये सारी की सारी चीज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सकती है इस तरीके से अगर आपके एक्सेप्शन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिप्स का क्या क्या और भी काम परफॉर्म करता है, जैसे अगर किसी को भी कॉपीराइट देना है वो कम से कम 50 साल का होना चाहिए। ठीक है, अनलेस
बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ द ऑथर। जब तक ऑथर की लाइफ, अगर लेट्स सपोज ऑथर ही 50 साल से पहले मर गया तो फिर पेटेंट कॉपीराइट जल्दी भी खत्म कर देंगे, नहीं तो 50 साल तक कॉपीराइट तो देना ही पड़ता है। ऐसी जो प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी इसी चीज के अंडर आती हैं, ठीक है। ये सारी की सारे जो प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पे अगर आप एक जगह पे पेटेंट फाइल करते हो वो सारी दुनिया में पहुंच जाता है। देखो इसके ना कुछ सिस्टम्स है, एक है मेड्रिड सिस्टम, ये आपको जो नाम है ना ये नाम याद रखने जरूरी है। मेड्रिड सिस्टम, मेड्रिड सिस्टम में क्या होता है, ये ना पेपर वर्क शॉर्ट करता है मेड्रिड सिस्टम। मेड्रिड सिस्टम में अगर आप एक कंट्री में पेपर वर्क करते हो वो ऑटोमेटिकली सारी कंट्रीज में फाइल अप हो जाता है, ठीक है। एक सिंगल फॉर्म से आप सारी कंट्रीज में फाइल अप कर सकते हो। वैसी दुनिया में एक अलग कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है, बर्नी कन्वेंशन। ये ना यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछले से पिछले साल के प्रीलिम्स में ना यही मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, और उस साल भी हमारे ऐसे मैगजीन में करंट अफेयर में था ये कि एक ये कन्वेंशन ये किस चीज की है। वो बेसिकली आपके ये मेडिसिन और ये सारी चीजों से, मेडिसिन फॉर ऑल ऐसी चीजों के लिए थी वो। तो बर्न कन्वेंशन जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करती है जो आपकी प्रोटेक्शन है लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क की। इसमें होता क्या है, ये आपके स्विट्जरलैंड वही शहर जो है बर्न, वहीं से इमर्ज हुई है, इसलिए इसका नाम बर्न कन्वेंशन है। 1886 में हुई थी ये, तो ये बहुत पुरानी कन्वेंशन है। इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज एक सिंगर है, उसने कोई गाना गाया, म्यूजिक बनाया, म्यूजिक प्रोड्यूस किया, गाना लिखा है। अब उसने जो गाना लिखा है, म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, वो एग्जैक्टली कोई सेम कॉपी नहीं मार सकता किसी और देश में। लेट्स सपोज कोई भी जो गाना XYZ काफी पॉपुलर हुआ, ठीक है, किसी सिंगर का, कल मेरा बस चला कि मैं भी गा दूं, मैं भी पैसे कमाने लग जाऊं उससे, पर मैं थोड़ी उसका ओरिजिनल राइटर भी मैं नहीं हूँ, सिंगर भी मैं नहीं हूँ, म्यूजिक भी मेरा नहीं है, तो मेरे को थोड़ी कुछ मिलना चाहिए, जिसने मेहनत की है उसे मिलना चाहिए। तो इस कारण ये बर्न कन्वेंशन के अंडर ऐसा सारा काम प्रोटेक्टेड है। यही बर्न कन्वेंशन जैसे आपके लिटरेरी म्यूजिक वर्क को ये चीजें देता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट सारी चीजों को ये देता है कि अगर किसी का कोई चीज है वो उसी के पास रहनी चाहिए, किसी और के पास नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। सेकंड करंट अफेयर, अग्निपथ स्कीम के बारे काफी कंट्रोवर्सी बन रही है सब कुछ। सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्ट नहीं लिखा हुआ, अग्निपथ स्कीम अगर आपको पता है, पहले आपसे पूछूं, कोई ऑनलाइन भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, अग्निपथ स्कीम किस एज ग्रुप में लोगों को हायर करने वाला? 17 to 23, 17 to 23 के बीच में, 22 नहीं 23, 17 to 23 के बीच में हायर करने वाला, ठीक है। इसके बाद ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंडर अग्निवीर जो भी इसके अंडर हायर किए जाएंगे उन्हें अग्निवीर बोला जाएगा। 4 साल के पीरियड के लिए उन्हें हायर किया जाएगा इंडिया की सारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। इंडिया की सारी आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है चाहे आपकी मिलिट्री फोर्सेस हैं चाहे पैरा मिलिट्री। मिलिट्री यानी कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ये तीनों जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, और बाकी जो आपकी हैं पैरा मिलिट्री जैसे CRPF, CAPF, आपकी ITBP, ये सारी की सारी फोर्सेस। तो टोटल करके हमारा एस्टिमेट है हम हर साल 46,000 करीब लोगों को हायर करेंगे एज अग्निवीर, ठीक है। वो 4 साल के लिए उन्हें आर्मी के अंदर एज अ सोल्जर उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, 4 साल उन्हें ट्रेन भी किया जाएगा, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में मिलेगी ताकि 4 साल बाद जब वो स्कीम से निकले उनके पास एक डिग्री हो, ठीक है। और जब वो रिटायर होंगे, देखो 4 साल बाद अब रिटायरमेंट जब आएगी, ये जो 4 साल हैं, 4 साल सैलरी मिलेगी पर ये 4 साल पेंशन में काउंट नहीं होंगे। अब 4 साल बाद इन जितने भी लोगों को स्कीम के अंडर हायर किया गया था उनका 1/4 उन लोगों को परमानेंट रिक्रूट के तौर पे आर्म्ड फोर्सेस में ले लिया जाएगा, बाकी सबको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम भी उन्हें फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं सैलरी खत्म हुई सबको, हाँ 11 लाख रुपए उन्हें एक तरह से दे दिए गए, वो एक तरह से कंपनसेशन है, ठीक है। और उसके अलावा उन्हें लोन्स लेने में थोड़े से इजी होंगे कि लेट्स सपोज सी, इसके अब दोनों साइड के क्रिटिसिज्म है, तुम किसी भी साइड स्टैंड कर सकते हो, ये हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे,
मैं वहां पे आपको दोनों चीजें समझाऊंगा। यहाँ पे अभी करंट अफेयर के तौर पर डिस्कस करते हैं, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव जो है, बाकी देशों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या इंडिया को इसकी जरूरत है या नहीं है, वो सारी चीजें हम एडिटोरियल लेक्चर के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, आज वहां पे भी यही टॉपिक है, तो ये आज वहां पे बात करेंगे, इंस्टेड यहाँ पे ये चीज वहां बात करेंगे। अब जो बाकी पर्सन होंगे, अब जितनी उन्हें आर्मी के अंदर स्किल्स मिली हैं, उन्हें डिग्री दे दी गई है। निधि, जो बाकी 1/4 है वो किस बेसिस पे लिए जाएंगे? देखो 4 साल जब आप आर्म्ड फोर्सेस में रहोगे, आपकी परफॉर्मेंस, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो हर साल बनती है, तो आपकी जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे ना, उन सबको आपके आर्म्ड फोर्सेस में लिया जाएगा, बाकी सबको रिटायर कर दिया जाएगा। ये परफॉर्मेंस बेसिस पे होगा प्योरली, ठीक है, तो बाकी सबको रिटायर कर दिया जाएगा। अब जो बाकी रिटायर भी हो रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो टॉप परफॉर्मर्स नहीं है, बस बाकी शायद थोड़े से ज्यादा बेटर है, थोड़े से ही हो सकते हैं चाहे, पर वो थोड़े से ज्यादा बेटर, उनकी रिपोर्ट ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब बाकी लोगों के लिए ये सोचा जा रहा है कि या तो वो अपना काम ज्वाइन शुरू कर लेंगे, या वो प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर उनके स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। एक तो आगे जाके अगर इंडिया के लिए डिफेंस इंडस्ट्री और बड़ी हो जाती है, वो यूटिलाइज कर सकती है, और प्राइवेट जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट डिसिप्लिन जहां पे भी चाहिए, ऐसी जॉब्स तो खासकर कर ही सकते हैं। पर अब जो परमानेंट भी इंप्लॉय किए गए हैं, जिन्हें परमानेंट एम्प्लॉय कर भी लिया, जब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगी है ना, उसके बाद से आपके पेंशन की ईयर्स काउंट किए जाएंगे। जो आप पहले 4 साल सर्विस कर चुके हो ना, वो पेंशन के सालों में नहीं जुड़ेंगे। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जब पर्सन रिटायर होता है, 4 साल अगर नहीं गिने गए तो 4 साल बहुत ही बड़ी चीज होती है, आपकी पेंशन में वो काउंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ जी, हाँ हाँ, वो फ्रंट लाइन पे पोस्टेड होंगे। जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, कोई मिलिटेंट एरिया हो गया, कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना है या बॉर्डर पे पोजीशन करना है, उन्होंने सारे काम करने हैं। एज अ सोल्जर ही तुम भर्ती होगे, तो सारी फ्रंट लाइंस पे उन्हें भेजा जाएगा। तो अगर लेट्स सपोज तुम ये पूछना चाहते हो, अगर कोई शहीद हो गया, तो शहीद होने पे गवर्नमेंट अलग कंपनसेशन देती होती है। हाँ, क्या चीज? रेंट मतलब रैंक? हाँ, 4 सालों में तो देखो कितनी कोई प्रमोशन होगी, तो एज अ वो सोल्जर ही रिक्रूट होंगे, जो बिल्कुल आपके सोल्जर लेवल है ना, वहीं पे वो रिक्रूट होंगे। कोई भी डायरेक्टली, ऑब्वियसली तुम्हें ऊपर रैंक्स पे पहुंचने के लिए तो बहुत साल लग जाते हैं, तो तुम एक बेसिक एज अ सोल्जर ही शुरू करोगे। तो 4 साल तो सोल्जर बनने में ही, पहले तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, उसके बाद सोल्जर की लाइफ बिताएंगे। एडिटोरियल के टाइम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नहीं तो अब करंट अफेयर्स में उतना ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके के साथ में आपकी जो गवर्नमेंट बेसिकली इसके थ्रू करना चाहती है ना, वो एक डेफिनेशन भी पढ़नी है आपको, डायरेक्टली पेपर में डेफिनेशन आ सकती है। टूथ टू टेल रेशियो कहते हैं किसे? टूथ टू टेल रेशियो क्या होती है, ये आपको डायरेक्टली आ सकता है। देखो आर्म्ड फोर्सेस के लिए ना एक चीज और भी देखने वाली है, हम लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो विजन है ना, चाहे हम अग्निपथ के थ्रू करते हैं या कोई और स्कीम के अंदर करते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म में हम आर्म्ड फोर्सेस का साइज छोटा करना चाहते हैं। अभी इंडिया की ऑलमोस्ट 15 लाख के करीब की टोटल फोर्सेस हैं, हम उन्हें कम करके वैसे भी नंबर 7 लाख 7.5 लाख पे लाना चाहते हैं, ठीक है। ये पिछले 3 सालों से दिख भी रहा है, पिछले 3 सालों से ना आर्मी की रिक्रूटमेंट मिनिमम हुई पड़ी है, इतनी ड्रॉप आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी पिछले 3 साल में हुई है, तो ये नंबर छोटा किया जा रहा है। इसका मेन पर्पस ये है कि देखो हमारे पास बजट लिमिटेड है, हम या तो सैलरीज के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, या वही हथियार खरीदने पे यूज कर सकते हैं। जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो यही चाहती है कि आपके सोल्जर्स चाहे कम हो, उनके पास इंपैक्ट पावर ज्यादा हो, बेटर वेपन्स हो, बेटर यूनिफॉर्म हो, बेटर इक्विप्ड हो, कनेक्टेड हो प्रॉपर कभी भी, तो ये सारी चीजें गैजेट्स देने के लिए पैसा वहां लगे। तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी चीजें, तो होता क्या है, इसलिए ये पैसा यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और हम क्या करना चाहते हैं, अपनी टीथ
बाइटिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। बाइटिंग पावर होती है कि बेसिकली जो सोल्जर लड़ने में बिजी है ना, वो बढ़ाना चाहते हैं। अभी क्या है कि हमारी कई आर्म्ड फोर्सेस तो सप्लाई में बिजी है। टूथ टू टेल रेशियो क्या होता है कि देखो, एक अगर सोल्जर लड़ रहा है, उसके पीछे, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के लिए कोई पर्सनल 4 लोग रखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि पूरी फोर्सेस को अगर मैं डिवाइड करूं, कितने लोग आपके एक्टिव ड्यूटी पे आगे लगे हुए हैं और कितने लोग आपके पीछे लॉजिस्टिक्स मैनेज करने में, सप्लाई लाइन मैनेज करने में, ये सब कुछ में लगे हुए हैं। तो अल्टीमेटली वही सारी चीजें पहुंचा रहे हैं, तभी ये लोग लड़ पा रहे हैं। तो एक सोल्जर के पीछे कितने वो लग रहे हैं। अगर हमारी ये सोल्जर्स इफेक्टिव हो गए, हमारी सप्लाई लाइन, हम क्या चाहते हैं, जो टेल है वो सिविलियंस को दे दी जाए, मतलब सिविलियन जॉब्स बढ़ जाएंगी यहाँ पे। जैसे कि कई सोल्जर्स को अभी ड्राइवर के तौर पे काम करना पड़ता है, ये सब, ये ड्राइव काम सोल्जर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोल्जर को ट्रेन फिर क्यों किया है अल्टीमेटली, अगर उसे ड्राइवर की जॉब देनी थी। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली सिविलियंस हायर करके सिविलियंस ड्राइवर का काम कर लें, उन्हें पेंशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज के लिए जरूरत पड़ेगी तो, और सोल्जर प्रॉपरली आपकी सिर्फ कॉम्बैट के ऊपर ध्यान दे पाए। तो टूथ टू टेल रेशियो यही होती है कि कितने आपके सोल्जर्स कॉम्बैट में है वर्सेस कितने उन्हें सपोर्ट करने में लगे। तो अभी हमारी ये रेशियो बहुत खराब है, हम इसे इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है। थर्ड, आज इंटरनेशनल योगा डे है। साल में लोग एक बार इस दिन उठ के योगा कर लेते होते हैं। शायद आप लोगों की शक्ल देख के लग रहा है किसी ने आज भी नहीं की, मैंने भी नहीं किया, पर क्लास में चलो बोलने के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, तो 8th इंटरनेशनल योगा डे की बात करूं, 8th सीरीज है इंटरनेशनल। ठीक है, देखो 2015 में रिकॉग्नाइज किया गया था आपके, पहला इंटरनेशनल डे 2015 में मनाया गया था। तो इस साल 2022 आपके 8वां हो गया, 2015 वाला साल भी तो गिनोगे तो 8 हो गए। ठीक है, तो इस साल इंडिया का जो मेन इवेंट मनाया जा रहा है वो मैसूर में मनाया जा रहा है, कर्नाटका में। ठीक है, ये किसी आपको गवर्नमेंट के छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है, इंडिया का मेन इवेंट इस साल कहाँ मनाया जा रहा है। उसके बाद इंडिया, मतलब पूरी दुनिया का इस साल जो थीम है इंटरनेशनल योगा डे का, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये इंडिया का इनिशिएटिव था, हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 2014 में से पास करवाया और 2015 से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने 21 जून की डेट सिलेक्ट की और वही हमने वहां पे मतलब प्रपोज की, क्योंकि 21 जून को हर साल क्या होता है, आज सूरज कितने बजे ढलेगा, लॉन्गेस्ट डे। लॉन्गेस्ट डे, तो इक्विनॉक्स कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, समर, क्या समर सोलिस्टिस। ठीक है, समर सोलिस्टिस का, सोलिस्टर कुछ और होता है हिंदी, समर सोलिस्टिस। सोलिस्टर आपके बेसिकली एडवोकेट जो होते हैं वो आगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता होता कई बारी। ठीक है, तो आज सनसेट कितने बजे है देख के बताऊं, आज 7:30 बजे सनसेट होना शुरू होगा, 7:30 बजे तक आज डे लाइट है। ठीक है, सबसे लंबा दिन ये, तो पिछले काफी दिनों से देख रहे हो 7 बजे तक तो वैसे ही लाइट रह रही है, तो आज 7:30 बजे तक, मतलब रोज इसी टाइम तक 5-10 मिनट का ज्यादा आ जाए, अल्टीमेट 5 मिनट के फर्क पड़ता होता है। कल भी थी लाइट, आज भी होगी, तो 7:30 बजे। ऐसा नहीं है कि अचानक ही सडनली एक दिन सूरज कहता है आज लाइट दूंगा, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे कम होती है, फिर रोज 30-30 सेकंड कम होते होते कम हो जाएगी। तो समर सोलिस्टिस बेसिकली है क्या, देखो आपकी अर्थ सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है। ठीक है, चारों ओर रेवोल्यूशन हो रहा है, अर्थ का है एक नेचुरल टिल्ट, कितने डिग्री से टिल्टेड है अर्थ, 23.5 डिग्री। इसके कारण एक टाइम पे अर्थ का एक साइड, अगर मैं हाफ से डिवाइड करूं, एक साइड सन की तरफ झुकी होती है। अगर यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम में साउथ ये आधी लाइन है, यहाँ पे सदर्न साइड झुकी हुई है। ठीक है, तो सदर्न साइड धूप ज्यादा आ रही है, इस साइड ये देखो ये लाइन, यहाँ पे नॉर्थ वाला हिस्सा, ये रहा इंडिया, ये नॉर्थ वाला हिस्सा सन की तरफ झुका हुआ। अब ये जो चीज है, एक साइड पे आपका नॉर्थ वाला हिस्सा, एक साइड पे साउथ वाला हिस्सा, ये दोनों जो झुके हुए हैं वो इस तरीके से आपके काम करते हैं। ठीक है, समर सोलिस्टिस, उस साइड पे हम देखो इन दोनों को सोलिस्टिस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर डेट नहीं डाली हुई, इसका एक खास सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अर्थ जिस साइड को झुकी होगी ना,
उस साइड पे गर्मी पड़ेगी और वो उस साइड का समर सोलिस्टिस होगा। जैसे अभी हम 21 जून पे हैं, ये इंडिया वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पे आज ये जो मैक्सिमम लाइन है, ये देखो ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैक्सिमम जो आपका सन है, ये पूरा अगर मैं पाथ ड्रॉ करूं, ये जो अगर पूरा रेवोल्यूशन का पाथ है, यहाँ पे इस मैक्सिमम पोजीशन पे आई अर्थ, यहाँ पे अर्थ के ऊपर सन एग्जैक्टली कहाँ पे 12 बजे सिर के ऊपर होता है, वो लाइन को हमने ड्रॉ करके लिख दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आज अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन के ऊपर खड़े होते और पूरे 12 बजे लाइन के ऊपर खड़े होते, आपकी कोई परछाई ना होती, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके पैरों के साथ साथ ही खत्म हो जाती परछाई, ठीक है। ऑब्वियसली हाथ बाहर निकालोगे तो परछाई दिखेगी, पर अगर सीधे खड़े हो तुम्हें तुम्हारी परछाई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरीके से जब ये घूम के 22 दिसंबर को आया था, 22 दिसंबर को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, हमारा सबसे छोटा दिन होता है, पर साउथ हेमिस्फीयर में जो ऑस्ट्रेलिया और ये सारा इलाका है, ये ऑस्ट्रेलिया नीचे वाले इलाके में है, ऑस्ट्रेलिया को जो 22 दिसंबर होता है ना, वहां पे समर्स हो रही होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिसमस बिल्कुल अलग है, वहां पे हॉट क्रिसमस होती है, वहां पे गर्मियां पड़ रही होती है क्रिसमस में, ठीक है। लिटरली दोपहर में आग लगी पड़ी होती है, कई इलाकों में डेजर्ट भी है वहां पे, वहां उन इलाकों में तो बहुत ज्यादा गर्मी है हो जाती है, ठीक है। कोस्टल एरियाज में तो ऑब्वियसली हमेशा ही प्लेजेंट रहता है। तो इस तरीके से आपका सारा एरिया एग्जिस्ट करता है। कोई भी डाउट यहां तक? तो ये है आपका नेक्स्ट फोर्थ करंट अफेयर है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे आपका एक करंट अफेयर है, जो आपका बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है, चलेगा, ठीक है, और नीचे पेज नंबर लिखे आ रहे होते हैं, ठीक है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, बीबीबी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बेसिकली आपकी ना गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एक बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी एक बॉडी बनाई थी, जिनका काम है आपके सारे के सारे जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके जो टॉप लेवल जो डायरेक्टर्स होंगे, जो इनके टॉप लेवल ऑफिसर्स होंगे ना, इनकी अपॉइंटमेंट के सजेशन देना, ठीक है। उसके लिए बैंक ब्यूरो बनाई गई है। एक तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सबकी अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन किनकी की जाए, उन सबके नाम देना, उसके बाद बैंक्स को इंप्रूव कैसे करना है, ये सारे गवर्नमेंट को सजेशंस पेश करना। इस कारण हमने बैंक्स ब्यूरो, बोर्ड ब्यूरो अलग से क्रिएट किया, ठीक है। अब हुआ क्या है, इसके अंदर ना आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ी सी चेंज करने लगी है, इसके अंदर ना 2 मेंबर्स और बढ़ाने लगी है, इंश्योरेंस सेक्टर को भी इंक्लूड करने लगी है। अब एक सिंगल बॉडी बन जाएगी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है, इसके अंदर अब बैंक्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे प्लस इंश्योरेंस सेक्टर के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो जो सरकारी कंपनीज है इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस हो गया, यूनियन इंश्योरेंस, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारी की सारी, इनके भी जो डायरेक्टर्स हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट यही करेगा। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का आने वाले टाइम में नाम भी चेंज हो जाएगा, कुछ और नाम रखा जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का भी बीच में नाम जोड़ेंगे। तो पर ये क्यों किया जा रहा है, बेसिकली हुआ क्या था, ये थोड़े टाइम पहले का केस है, आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने ना पिछले साल आपके बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने ना आपके जो जनरल इंश्योरर्स है पीएसयू, उनके भी डायरेक्टर्स का नाम सजेस्ट किया था कि किन्हें डायरेक्टर्स बनाया जाए, पर किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी कि इस बॉडी की तो ये अथॉरिटी नहीं है, ये बॉडी तो सिर्फ बैंक से डील करती है। तो आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे स्टैंड रखा और बोला कि ये पीएसयूज के आप इंश्योरर्स के नाम नहीं बोल सकते, ये आपकी लीगल पावर में नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अब उन्हें ये पावर देना चाहती है, वो इसका नाम फिर आगे विचार करके उनका नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें हैं, क्लियर है। इनके ये सारे मैंडेट्स हैं, उन्हें क्या क्या काम करने हैं, सीनियर मैनेजमेंट, हर चीज को जो भी है वो सब कुछ उन्होंने। अगला करंट अफेयर है ब्लैक कार्बन के बारे में। ब्लैक कार्बन क्या होती है? देखो, जब आप कोल बर्न करते हो या गाड़ियों के पीछे से काला धुआं निकलते हुए देखा है, जिसे सूट भी कह देते हैं, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे कहते हैं ब्लैक कार्बन। जो सूट होता है ना, जो काला धुआं निकलता है, ये ब्लैक कार्बन होती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ब्लैक कार्बन है ना, ये सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। ये चीज क्या है, अगर ब्लैक कार्बन, देखो ये ब्लैक कार्बन हैवी होती है तो ज्यादा टाइम में ये धरती के ऊपर गिरती रहती है।
अगर तो ये सॉइल के ऊपर गिरे, अब मैं दो चीजें बता दूं, पेपर में दो चीजें आ सकती हैं। अगर ब्लैक कार्बन सॉइल के ऊपर गिरे तो ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन रिच होती है। इस कारण ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी देखा जाता है कि वो चीजें ज्यादा फर्टाइल होंगी जिनके ऊपर ब्लैक कार्बन होगी, जिनके अंदर नहीं है वो अपने आप ही लेस फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो 60% जो ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल के अंदर है वो ब्लैक कार्बन से किसी न किसी तरीके से बनी। जंगल जले, वहां से भी काला धुआं उड़ा, वो भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं सॉइल के ऊपर आग गिर जाएगा। पर ये जितना टाइम एटमॉस्फेयर के अंदर होती है ना, उतना टाइम ये सन की गर्मी एब्जॉर्ब कर करके आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हीट अप करती है। दूसरा, ये जहां जाके गिरती है इसका भी सिग्निफिकेंस है। अब ब्लैक कार्बन गिरने को तो कहीं पे भी गिर सकती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब ये आइस या ग्लेशियर्स के ऊपर जाके गिरती है। बर्फ के ऊपर अगर ब्लैक कार्बन गिरी हुई है, ब्लैक कार्बन गर्मी सन से एब्जॉर्ब करती रहेगी, उसने सारी बर्फ अपने आसपास पिघलने लगा देगी। तो इसके कारण यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे क्रिएट हो जाती है। तो एक ब्लैक कार्बन का आपका पूरा डायग्राम है। एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लैक कार्बन का जो पूरा लाइफ है 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही रहती है, तो कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो 80-90 साल खत्म ही नहीं होने वाली, ठीक है, ये जो है 2 हफ्ते के अंदर अंदर कहीं ना कहीं गिर जाएगी क्योंकि हैवी बहुत होती है। पर 2 हफ्ते ये आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसे हीट में कन्वर्ट करती है, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये हम इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये हमें हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, लंग्स, क्योंकि अगर हम इसे ब्रीद इन कर जाते हैं ये सारी चीजें हमें कॉज कर सकती है। इसके मेन सोर्सेज आपके हाउस होल्ड एनर्जी, अगर हम ये लक्कड़, बालन ये सब को यूज करते हैं उससे भी काला धुआं उठता है, वो भी आपके इसका सोर्स है। ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर जब हम खेतों को जलाते हैं उससे भी काला धुआं निकल रहा होता है, उसके अंदर भी ब्लैक कार्बन निकल रही होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी, कहीं वेस्ट जलाना, फॉसिल फ्यूल ऑपरेशन करना, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं वेदर की बात करूं, ये क्लाउड्स को बनने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लाउड्स को बनने नहीं देते। ठीक है, उसके बाद किसी इलाके के ये रेनफॉल और पैटर्न को भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर या इकोसिस्टम की बात करूं, अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, या अगर आपके प्लांट्स के ऊपर सेटल हो गए, पत्तों के ऊपर सेटल हो गए, पत्तों ने आपकी सनलाइट ही तो एब्जॉर्ब करनी है, उनका एरिया कवर कर लिया। अगर उनका एरिया कवर कर लिया तो उनकी फोटोसिंथेसिस अपने आप कम हो जाएगी, तो जो प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट है शायद वो भी पूरी ना हो पाए। ठीक है, बाकी फ्रूट बनाना तो छोड़ दो, ये उनकी प्रोडक्टिविटी हर चीज को इफेक्ट कर सकती है, और स्नो मेल्टिंग, ये सारी चीज जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारा का सारा आपका एक डिटेल चीज है जिसे आप बाद में दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? अगला करंट अफेयर, इन्वायरमेंट प्रेफरेंस इंडेक्स। देखो आजकल सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपके यूपीएससी में नहीं आती, या इंडेक्सेस जो सिर्फ सरकारी हैं वो नहीं आते, आपके कुछ प्राइवेट इंडेक्सेस भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि ये इंडेक्स क्या है, क्या रिपोर्ट्स है, वो सब कुछ। सबसे पहले तो एक न्यूज के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं जो आप मेंस के अंदर भी यूज कर सकते हो, मुंडे मुंडे मैत्री भिना। ये हमारी संस्कृत का एक कोटेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मुंडे मुंडे मित्र भिना, इसका मतलब है कि हर सिर बदलने के साथ विचार भी बदल जाते हैं। मतलब तुम्हारे विचार मुझसे अलग होंगे, तुम्हारे विचार आपस में भी अलग होंगे। इसे शॉर्ट में अगर क्लासी तरीके से बोलना हो तो ये चीज है मुंडे मुंडे मित्र भिना। As the head differs, so does the thinking. अगर सिर बदल गया, मतलब सिर बदलने का मतलब है ऐसा नहीं उतार के रख दिया कोई और डाल दिया, इसका मतलब है हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। जैसे कहीं पे भी आपने यूज करना, देखो ऐसी चीजें ना आंसर राइटिंग में बहुत ही फैंसी लगती है, पर ऐसा नहीं रैंडमली कहीं पे भी डाल दिया क्योंकि याद था, लॉजिक होना चाहिए उसका। ठीक है, लेट्स सपोज कहीं पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, उसके कंक्लूजन में तुम ये डाल सकते हो। लेट्स सपोज दो तुमने ऑपोजिट व्यूज देने हैं, ऑपोजिट व्यूज दे दिया आंसर में, उसके कंक्लूजन में डाल दो कि एज इट इज सेड इन एज इट इज कोटेड इन संस्कृत प्रोवर्ब, मुंडे मुंडे मित्र भिना। तो इस तरीके से आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो इन्वायरमेंट प्रेफरेंस इंडेक्स क्या है? इन्वायरमेंट प्रेफरेंस इंडेक्स एक
इंडेक्स आपके दो यूनिवर्सिटीज, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दोनों ने मिलकर बनाया जाता है, और विद कोलैबोरेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑफ द यूरोपियन कमीशन। ये चार ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मिलकर इस इंडेक्स को बनाती हैं, जो रेट करती हैं कि आपकी कंट्रीज के अंदर एनवायरमेंटल टारगेट्स कितने बेटर तरीके से, वर्ड नहीं आ रहा, कितने बेहतर तरीके से उनके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, वो वर्ड नहीं आया, पर चलो सेंटेंस पूरा कर दिया कि उनके ऊपर काम कैसे हो रहा है। तो इस साल मतलब आपका भी न्यूज क्या थी, वो न्यूज मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। इंडिया का रैंक और ज्यादा इसमें नीचे गिर गया है। अब हम साउथ एशिया में बात करें तो हम पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सबसे नीचे रैंक करते हैं। तो इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल हालात सबसे ज्यादा खराब है, इस चीज को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, वो तो पता ही है कि हम भी कितने ध्यान रखते हैं, कितने पेड़ लगाए आज तक हम सबने। ठीक है, एक साल में कितने लगा देते हो? मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो किसी किसने एक आधा लगाया भी हो सकता है, ज्यादा भी लगाया हो सकता है, पर मेजोरिटी फ्री खड़े होके हम पत्ते तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाते होते, क्या और बता। ठीक है, पर लगाते टाइम कोई नहीं लगा रहा। हाँ बिल्कुल वही, तो इसलिए तो हम बुरा रैंक कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकार के ऊपर गलती डाल देते हैं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, कर तो हम भी कुछ नहीं रहे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट नहीं होती, हर देश की स्टेट होती है। स्टेट दोनों को जुड़ के बनती है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स। तो गलती हर चीज में गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट भी तो हमारे द्वारा से बनाई हुई है, और हमारे में से निकले हैं ना, वो हम नहीं निकाल रहे हैं। अगर वो नहीं काम कर रहे, क्योंकि हम भी नहीं कर रहे ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम इस साइड काम करो। ठीक है, हमारे मुद्दे ही अलग हैं देश के। तो 7th आपका जो करंट अफेयर है वो है ग्रीन हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। देखो ये परचेज ऑब्लिगेशन क्या होती है, इससे पहले ये ऑलरेडी परचेज ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है एक सेक्टर में, वो उसका मैं बताता हूं। देखो जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी की चेन में 3 लोग होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिन्होंने आपके घर तक बिजली पहुंचानी है, और तीसरे हम कंज्यूमर हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर का काम सिर्फ प्रोड्यूस करना है, जितनी डिस्ट्रीब्यूटर ने डिमांड रखी कि देखो इतनी डिमांड आ रही है, मुझे इस महीने, अगले महीने इतनी बिजली देना, तो प्रोड्यूसर का काम है उतनी बिजली प्रोड्यूस करना। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, और कंज्यूमर का काम है अल्टीमेटली कंज्यूम करना। तो ये सारी चीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर ना एक कंपल्शन लगी हुई है कि कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाएगी इंडिया के अंदर, सोलर से, विंड से, किसी भी तरीके से, उन्हें वो 100% खरीदनी ही पड़ेगी। इसीलिए कई लोगों ने जैसे अपने खेतों के ऊपर सोलर पावर प्लांट्स लगा लिए, वो सब कुछ लगा लिए हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि यहाँ से जितनी बिजली आ रही है वो लेनी पड़ेगी, वो 100% उन्हें पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो लोगों के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। लोगों ने अपनी अपनी जमीन में से 1-2 एकड़ किसी चीज को दे दिए किसानों ने कि यहाँ पे लगा लो, और इसमें से अर्निंग आती रहेगी। अब इसके अलावा आपके जो ऐसी परचेज ऑब्लिगेशन ना, अब आपके कुछ और सेक्टर्स के ऊपर लगाई जा रही है, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है, और उनके ऊपर तुम परचेज लगा दोगे तो ऑब्वियसली वो कहीं और से लेना बंद कर देंगे, यहां से लेना शुरू कर देंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब था? सबसे पहले हाइड्रोजन हमने बहुत बारी पढ़ लिया है, हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बताना चाहे। ये मैंने रंग क्यों दे दिया हाइड्रोजन को? कल कोई कहे कि यही रंग क्यों दिया है, कोई और रंग दे देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों? ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करके बनाई जाएगी। ऐसी हाइड्रोजन किसी भी चीज से बना सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोसेस के थ्रू बनानी है। अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इन्हें यूज करके हाइड्रोजन को बनाऊंगा तो वो उसे कहेंगे ग्रे, क्योंकि वहां पे वो सारी की सारी आपके ये पॉल्यूटिंग चीजें यूज हुई है। पर अगर मैं वैसे हाइड्रोजन बनाता हूं
हाइड्रोजन अपने आप में एक क्लीन फ्यूल है, पर अगर उसे बनाया ऐसे गया तो पोल्यूशन तो ऑलरेडी आपने कर दिया। तो हाइड्रोजन बनाने का भी एक साफ प्रोसेस वो है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाएगी। जो भी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर है? ये जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है इसके लिए आपकी परचेज ऑब्लिगेशंस फिट की जा रही हैं, अभी 10-15% के करीब करेंगे और 4-5 साल फिर से रिवाइज कर देंगे। जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, जैसे कोल इंडस्ट्री है या कोई भी, जैसे आपकी आयरन, स्टील, वो सब कुछ है, स्टील और निकल की इंडस्ट्री है, वो सब कुछ, उन सब के लिए हम इन चीजों को कंपलसरी कर देंगे क्योंकि उन्हें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि लेट्स सपोज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का चाइना के बाद, तो हम ऑब्वियसली स्टील काफी बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं और 1 टन स्टील बनाने के पीछे 2.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो अब मैं हाइड्रोजन और ये फ्यूल्स को यूज करूंगा तो ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, वो तो जनरल प्रोसेस से निकलती है, पर उसे बनाने के लिए जो एनर्जी और वो सब कुछ चाहिए उसमें मैं हाइड्रोजन यूज करूंगा तो अपने आप वो कट हो जाएगी। 2.3 की जगह शायद 1 टन नहीं रह जाए, तो 1 टन के बदले 1 टन निकल रहा है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने CO2 खत्म करनी है, हमने नेट जीरो एमिशन पे पहुंचना है कार्बन डाइऑक्साइड की। कौन से साल तक? 2070 तक, 2070 तक इंडिया ने नेट जीरो एमिशन कार्बन एमिशन अचीव करनी है 2070। क्लियर है? इसी कारण इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई हुई है, जहां पे आपके एक वॉलंटरी बेसिस पे आपके फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स, इन सबको ग्रीन हाइड्रोजन यूज करने को बोला जाएगा। बेसिकली वॉलंटरी तो कहने के लिए इन्हीं के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई जा रही है कि इन्हें खरीदा जाएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर को भी बोला जा रहा है, पेट्रोकेमिकल को भी, आयरन, स्टील, निकल, उस इंडस्ट्री को भी बोला जा रहा है। तो जितनी भी ग्रीन हाइड्रोजन कोई भी बनाएगा उतनी उन्हें खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है? इस पॉलिसी के अंदर और भी चीजें, अगर कोई भी जैसे इनकी ट्रांसमिशन केबल्स कुछ भी बनाता है जिसके थ्रू बिजली बनी है, कुछ भी बना है, उन्हें क्या कहते हैं 25 साल का वेवर मिलेगा कि 25 साल तक उन्हें कोई भी पैसा कुछ भी पे ना करना पड़े। तो इसके अलावा आपके हाँ बस यही सारी चीजें थी। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ ग्रीन पावर भी की जा सके, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कहीं पे स्टोर करके रखी जा सके, वो सारी चीजें भी इसी के अंदर हो जाए। ठीक है? ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस हो। क्लियर है? कोई भी डाउट? तो ठीक है, तो ये था आपका ये सारे करंट